जय भीम मीडिया न्यूज में मैं सृष्टि असाटे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गोंड गंवारी जनजाति में क्वामा डाला जाए, इसीलिए 23 नवंबर 1994 में नागपुर से हुए शीतकालीन सत्र में गोवारी समाज की ओर से एक मोर्चा आयोजित किया गया था, जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने गोली चलाई और बिजली का तार गिरने से 114 गोवारी शहीद हुए। साथ ही गोवारी लोगों को 0 माइल यहां श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही 28 साल बाद भी बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस राका सरकारों ने उन्हें इंसाफ नहीं दिया। इसीलिए इस कारण से दोनों सरकारों के विरोध करने और उन्हें सबक सिखाने की अपील की जा रही है। हे अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे की केंद्रामध्ये ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटीचं भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे, नरेंद्र वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली। एवढा मोठा व्यक्तिमत्व की ज्यांनी डोळा जरी हालून दिला आणि अमेंडमेंट करायला सांगितलं तर गोवारीचा प्रश्न सुटतो। यांची संविधानामध्ये मूळ एंट्री गोंड गोवारी अशी चुकीनं झालेली आहे। हायकोर्टाने निर्देश दिले की इथला विदर्भातला गोवारी समाज हा आदिवासीच आहे। जनतेच्या आशा पल्लवी झाल्या की आपले अधिकार आपल्याला मिळतील, पण महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं, जे मिलिंद कटवारेंच्या केसमध्ये सांगितलं होतं की शेड्यूल टू बी रीड ॲज इट इज। शेड्यूलमध्ये गोंड गोवारी अशी एंट्री असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारसुद्धा यांना मदत करू शकत नाही, ही अवस्था आहे। म्हणजे आमचा प्रश्न हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे, पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे। आणि गोवारी समाजाची ताकद विदर्भातल्या 8 खासदार बनवायचे की नाही बनवायचे हे ठरवण्याची ताकद आहे। आमची ताकद लक्षात घेऊन आमचं जे आमच्यावर वर्षानुवर्ष झालेला जो अन्याय आहे, हा अन्याय दूर करण्यासाठी संविधानामध्ये बदल करण्यापेक्षा सूचीमध्ये फक्त गोंड आणि गोवारी यांना अलग करण्याच्या संदर्भात एक क्वामा जर त्यांनी टाकून दिला, एवढीच दुरुस्ती जरी केली तरी गोवारी समाजाचे प्रश्न सुटू शकतात। पण ह्या सरकारने जाणून बुजून ते केलं नाही, करणार नाहीत आणि त्यांनी केलं पाहिजे, ही संपूर्ण समाजाची आता मागणी आहे। ही मागणी तीव्रतेने आम्ही पुढे लावून धरू। केंद्र सरकारने लक्ष घालावं, शेड्यूलमध्ये जी चूक झाली आहे ती चूक दुरुस्त करावी आणि गोंड गोवारी या शब्दामध्ये जो कामा टाकून त्या गोंड आणि गोवारी अलग केले पाहिजेत, ही कामगिरी केंद्र सरकारने केली पाहिजे, एवढीच या संपूर्ण समाजाची मागणी आहे। त्यासाठी 114 गोवारी समाजाचे लोक 28 वर्षापूर्वी याच भूमीवरती धारातीर्थी पडले होते। दरवर्षी आम्ही येतो, दरवर्षी सरकारला आठवण करून देतो, पण सरकारच्या कानामध्ये काही जात नाही। आणि यावेळेस हा लढा आम्ही निर्णायक अवस्थेमध्ये नेणार आहोत। आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रामधले तिसरी ताकद जेवढे वंचित लोक आहेत, या सगळ्या वंचित लोकांना घेऊन जे प्रश्न केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने प्रलंबित ठेवलेले आहेत, विशेषतः जाती संदर्भातले, हे सगळे प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दृष्टिकोनातून वंचित बहुजन आघाडी निश्चित काम करणार आहे। हे एवढंच या गजबे सर, तुम्ही पण मंत्री होते तेव्हा तुम्ही त्यावेळेस बरोबर आहे, त्यावेळेस केंद्रामध्ये वाजपेयींचं सरकार आलं होतं, पण 18 पक्षांचं सरकार, त्यामध्ये काही सहकारी पक्षांचा विरोध असल्यामुळे वाजपेयी साहेबांच्या काळात ते होऊ शकलं नाही, लक्षात घ्या। पण त्यानंतर काँग्रेसचं सरकार आलं, तेही खंडित सरकार होतं, त्यांनाही ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिळाली नाही, ती त्यांची अडचण होती। पण मागच्या 7 वर्षामध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटीचं सरकार आहे, त्यामुळे यांच्याकडून अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही आहे। सामान्य माणसांनी, या देशातल्या नागरिकांनी केंद्र सरकारकडून अपेक्षा करायची नाही तर कुणाकडून करायची? जे केंद्र सरकारच्या हातात आहे ते त्यांनी केलं पाहिजे, ही आमची प्रभावी मागणी आहे। बड़ी अधिवेशन की मोर्चा आया था और अभी डॉक्टर साहब मोर्चा आया था, उसमें गोंड गोवारी में कामा डालो और 1985 का JR रद्द करो, ये हमारी डिमांड थी। लेकिन डिमांड पूरी तो सरकार ने नहीं की और उस टाइम के मुख्यमंत्री शरद पवार और आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड़, इनकी राह देखते देखते हमारा मोर्चा बहुत ही थक गया और उसी टाइम लाल दी की गाड़ी वहाँ पे दिखी और लोग थोड़े खड़े हो गए तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और एक PI ने इलेक्ट्रिक को फायरिंग में इलेक्ट्रिक का वायर गिर गया, उसके भगदड़ में हमारे 114 लोग शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद भी वो शहीद की वजह से युति शासन महाराष्ट्र में सत्ता में आई, लेकिन युति शासन ने भी हमारा जो प्रस्ताव है गोंड गोवारी में कामा डालने का और सेंटर को भेजने का, वो पूरा नहीं किया और हमारे को 2% का आरक्षण का दिया, जो
50 के ऊपर है या लीगल नहीं है, वो महाराष्ट्र शासन तक सीमित है। और उसी में भी बहुत सी जातियाँ, उच्च जातियाँ वहाँ पे शामिल हैं। और उसके बाद में हमारी समाज संगठन के और संगठना है, वो संगठना ने कोर्ट में केस दायर की और 14 अगस्त 2018 को नागपुर उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया कि गोवारी यही आदिवासी है और इसके वजह से हमको युति शासन ने जात प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र देना चाहिए, लेकिन वो भी आसानी से हमको नहीं मिली और हमने अवमान याचिका महाराष्ट्र शासन पर डाली। और 25 मार्च 2019 को नागपुर हाईकोर्ट ने और निर्णय दिया कि इनको ताबड़तोड़ कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट दो। तो उसी टाइम उसी दौरान हमारी कास्ट सर्टिफिकेट और वैधता प्रमाण पत्र देना शुरू। बाद में आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में आई और आघाड़ी सरकार ने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और जुलाई 2020 को हमारे जो न्यायालय ने न्याय दिया था, माननीय उच्च न्यायालय, वो न्याय के अपोज में उसको चैलेंज किया, SLP सुप्रीम कोर्ट में डाली और 18 दिसंबर 2020 को जैसा मिलिंद कटवारे का जो रिजल्ट है एज इट इज एंट्री पढ़ने की, यानी अनुसूची में जैसी की वैसी एंट्री पढ़ो, इसके वजह से मिलिंद कटवारे की वजह से हमारा जो लिस्ट में नाम है वो गोंडवारी करके है, इसलिए गोवारी हर गए। लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक रिजल्ट में और ऐसा लिखा है, पेज नंबर 35, 30, 83, 31 ऐसे 2-4 बिंदु ऐसी दी है कि गोवारी जो गोवारी आदिवासी की सब एफिनिटी पूर्ण करता है वो गोवारी गोंडवारी है। और हमारे कुछ भाइयों को माननीय तुम्हारे वर्चुअली वैलिडिटी कमेटी ने कुछ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कुछ वैलिडिटी भी इशू कर दी है। तो भी हमारी लड़ाई अभी शुरू है। हमारा समाज बहुत गरीब है, तो भी हमारे समाज के सुशिक्षित वर्ग और भी सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम्हारी रिव्यू पिटीशन रहो या क्यूरेटिव पिटीशन तक हम जाएंगे और बाद में वो भी नहीं हुआ तो हम एफिनिटी और सरकार से आंदोलन करके जो सरकार ने गलती की उसकी हमारी पूरी करेंगे मांग। और सरकार को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि महाराष्ट्र शासन ने गोवारी और गोंडवारी में कामा डाल के ये जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव केंद्र शासन को भेजना चाहिए। श्रद्धांजलि दे रही हूँ। हमारे साथ बैठे हैं अशोक नगरारे और हमारे तमाम कार्यकर्ता हैं। इस घटना को बहुत दिन से हर साल हम यहाँ पर आके श्रद्धांजलि देते हैं। आज भी वो दिन मुझे याद है जब यहाँ पर ये घटना हुई थी और कामठी की एक लड़की जो करुणा नेवारे करके इस दुर्घटना में जो शहीद हुई वो कामठी से बिलोंग करती है और उसका पार्थिव शरीर जो मेडिकल में उन्हें नहीं मिल रहा था उसको उठा के पहला पार्थिव शरीर हमने लोगों को सौंपा था। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और मुझे लगता है कि गोवारी समाज की जो उस वक्त की मांग थी वो कुछ हद तक पूरी हुई है, मगर बाकी जो मांग है वो अभी तक नहीं पूरी हुई है। तो हम सरकार से यही चाहेंगे, क्योंकि गोवारी समाज का जब तक एजुकेशनली और सोशली और इकोनॉमिकली उनका अपलिफ्टमेंट नहीं होता तब तक ये समाज का मुख्य प्रवाह में आना बहुत मुश्किल दिख रहा है। कोल्हापुर में युवा बौद्ध धम्म परिषद कर्नाटक और महाराष्ट्र इस संगठन के माध्यम से चित्रदुर्ग मठ जो लिंगायत धर्म के प्रवर्तक बसवन्ना चलाए मठ में हुआ, साथ ही इस धम्म का प्रचार और प्रसार हो जाए, इसीलिए युवा बौद्ध धम्म परिषद महाराष्ट्र और कोल्हापुर जिला बौद्ध संवर्धन समिति की ओर से एक दिन का चर्चा सत्र संपन्न हुआ। युवा बौद्ध धम्म परिषद कर्नाटक और महाराष्ट्र इस संगठन के माध्यम से आज यहाँ चित्रदुर्ग मठ जो लिंगायत धर्म के प्रवर्तक बसवन्ना ने चलाए इस धर्म के मठ में आज संपन्न हुआ है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक धम्म ज्ञान शिविर इस शीर्षक से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें
राज्य सचिव भारतवासी सतीश भारतवासी और अनीता गवली और डॉक्टर संतोष भोसले और मैंने ये सारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया और धम्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जा सकता है इस पर गंभीर चर्चा की गई। दिन भर 4 सत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और दसरा चौक जो कोल्हापुर का ऐतिहासिक चौक है, इस चौक में ये चित्रदुर्ग मठ है जिसमें लिंगायत धर्म का कार्य किया जाता है और उस मठ में ये कार्यक्रम लेने का आयोजन इसलिए किया गया ताकि इस देश में ज्ञान कांड और कर्म कांड ऐसी 2 प्रथाएं परंपराएं चलती आ रही है और कर्म कांड नकारते हुए ज्ञान कांड को अपनाने वाले जो परंपराएं हैं वो हमारी अपनी परंपराएं हैं। यह भी संदेश इस कार्यक्रम के द्वारा दिया जा रहा है और ये कार्यक्रम सफलता से पूर्ण करने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष बापू साहेब राजवंशी जी ने कड़ी मेहनत की है और सभी उनके साथी जो यहाँ मौजूद है उन्होंने उनको सहयोग दिया और इस प्रकार से ये दिन भर का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। 2017 साल से लगातार युवा बौद्ध धम्म परिषद समाज के लिए छोटे छोटे कृति कार्यक्रम आयोजित कर रही है और समाज में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रही है। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सभी को मनोकामना से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान। संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन किराए जाने के विरोध में बेरोजगारी, बिजली बिल और महंगाई इस प्रकार के विभिन्न मुद्दों पर भी संयोजन समिति ने 23 नवंबर को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के पास संविधान चौक पर एक भव्य धरना आंदोलन किया गया। बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पालिका होश में आओ, महानगरपालिका होश में आओ, महाराष्ट्र शासन होश में आओ, बेघर स्मारक बनना चाहिए, पटवर्धन का स्मारक बनना चाहिए। आज या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या समोर संविधान चौकात या ठिकाणी संयुक्त रिपब्लिकन आघाडी म्हणजे सर्व रिपब्लिकन पक्षाचे गट एकत्र करून अन्याय अत्याचाराच्या आणि समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात आम्ही या ठिकाणी आज धरणे आंदोलन निदर्शनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी पार पाडत आहोत। गेल्या दिवसामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जे सांस्कृतिक भवन अंबाझरी इथं होतं ते भवन एका परिणय फुके या नावाच्या इसमाच्या कंपनीने त्या ठिकाणी ते आपलं वैभव निर्माण करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यांनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक भवन ज्या तर कितीतरी नागपूर शहराचे नामवंत लोकांच्या त्या ठिकाणी लग्न आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादी पार पडले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956ला ज्या दिवशी धम्मदीक्षा घेतली आणि दुसऱ्या दिवशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी महानगरपालिका येथे त्यांनी जेव्हा भेट दिली आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा सत्कार नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात आला आणि त्यांच्या आठवणीस म्हणून अंबाझरी येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या त्याच्या सांस्कृतिक भवन निर्माण करण्यात आलं। अशा या सांस्कृतिक भवनाला पाडण्यात आलं त्याच्या विरोधामध्ये आमच्या प्रामुख्याने आजची ही नारे निर्देशांच्या कार्यक्रम येथे पार पाडत आहोत। महानगरपालिका आणि महाराष्ट्राच्या सरकारच्या निर्लज्जपणामुळे आणि अनदेखीपणामुळे आज जो अन्याय अत्याचार होत आहेत त्याच्यावर सुद्धा आमचं हे आंदोलन आहे। पहिली मागणी आम्ही आता जे सांगितलं त्याप्रमाणे आमची पहिली मागणी आहे। दुसरी मागणी पटवर्धन ग्राउंड येथे गेल्या कित्येक वर्षापासून आपल्या सर्वांना माहिती आहे महानगरपालिकेचा ठरावसुद्धा पास होऊन सुद्धा अजूनपर्यंत त्याने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्मशताब्दी स्मारक त्या ठिकाणी निर्माण झालेलं नाही। त्या विरोधात सुद्धा ते स्मारक व्हावं याकरिता आम्ही हे आंदोलन पार पाडित आहोत। तिसरं या ठिकाणी गॅस सिलेंडर, पेट्रोल डिझेल
आपल्या सर्वांच्या माहिती आहे की या सरकारनं आपल्यावर जो बोजा टाकलेला आहे, घरगुती महिलांवर बोजा टाकलेला आर्थिक, त्या विरोधातसुद्धा हे आंदोलन आहे. या नागपूर शहरामध्ये अन्याय अत्याचार होत आहे, बलात्कार होत आहे, गुंडागर्दी होत आहे. या गोष्टीलासुद्धा घेऊन आम्ही या ठिकाणी, आणि घरकुल जे लोक जे बेघर आहेत त्यांनासुद्धा या ठिकाणी घरकुल मिळावं. करोना काळामध्ये जे लोक मृत्यू पावले त्यांच्या मृत्यू पावलेल्या लोकांच्या त्या लोकांना आर्थिक मदत मिळावं, ही सुद्धा आमची मागणी आहे. झोपडपट्टीवासियांना पट्टेधारक म्हणून त्यांना पट्टे देण्यात यावं, इत्यादी मागण्यांना घेऊन आम्ही या ठिकाणी पार पाडतो. आजच्या या आंदोलनामध्ये रिपब्लिकन बैठक झाली होती अधिवेशनात, विधानभवनावर तुम्ही मोर्चा काढणार होते, पण आता तुम्ही संविधान चौकात करत आहे. रवी भवन या ठिकाणी आम्ही जरी बैठक घेऊन मोर्चाचे आयोजन केलं होतं, ते मोर्चाचे आयोजन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिकाने जे आता मी मुद्दे सांगितले त्या मुद्द्याला घेऊन सरकारची कान उघाडणी करण्याकरिता सरकार जे झोपलेलं आहे, आणि ते सरकार हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्तानं या ठिकाणी येणार होतं, आणि हिवाळी अधिवेशन या ठिकाणी होत दिसत नसल्यानं 13 डिसेंबर जो मोर्चा आम्ही जाहीर केला होता, तो मोर्चाच आम्ही सरकारला दाखवण्यासाठी आणि या समाजाची ताकद आणि या आंबेडकरी समाजाची आणि संघटनेची आणि रिपब्लिकन पक्षाची ताकद दाखवण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी मोर्चा जाहीर केला होता. परंतु जे सरकार जर इथं येत नसेल, म्हणून सरकार जर ऐकण्यासाठी येत नसेल तर हा मोर्चा आम्ही समोर ढकललेला आहे. रद्द जरी केला असेल तर जर हिवाळी अधिवेशन या ठिकाणी जर येत असेल, जानेवारी महिन्यापर्यंत आम्ही वाट पाहणार आहोत. परंतु जर येत नसेल तरी आम्ही या मोर्चाचे आयोजन या काळामध्ये आम्ही करणार आहोत, समाजाच्या मागण्या घेऊन, इतर मागण्या घेऊन. परंतु ज्या तात्काळीनं आम्ही ज्या मोर्चाचे आयोजन केलं होतं ते सरकारची कान उघाडणी करण्याकरिता केलं होतं. सरकार येत नसल्यामुळे 13 डिसेंबरचा हा मोर्चा स्थगित करण्यात आला आहे, रद्द करण्यात आलेलं नाही. पुढची तारीख जेव्हा केव्हा सोयीनुसार हिवाळी अधिवेशन होत असेल तर ठीक, नाही तर नागपूरच्या या जिल्हाधिकाऱ्यावर आपण मोर्चा काढणार आहोत, आणि या संपूर्ण रिपब्लिकन पक्षाच्या मत घेऊनच आम्ही सगळे काम करणार आहोत. येणाऱ्या दिवसात महानगरपालिकासुद्धा आहे, या महानगरपालिकेमध्ये समाजासमोरसुद्धा जायचं आहे, आणि संयुक्त रिपब्लिकन आघाडी हे विश्वासमत समाजाच्या हासिल करेल, आणि समाजाच्या समस्याला घेऊन आम्ही धोरणात्मक आम्ही या ठिकाणी आंदोलनात या ठिकाणी उभं राहिलेलो आहोत. समाजात जे काही मागण्या असतील, अन्याय अत्याचाराचे, बौद्धांच्या स्थळावर काही अन्याय अत्याचार होत आहेत, विरोधाकडनं जे काय अन्याय अत्याचार होतं त्याला आळा घालण्यासाठी सरकारने या ठिकाणी कान उघडणी करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी हे आयोजन केलेलं आहे. मी संयुक्त रिपब्लिकन आघाडीच्या निमंत्रक म्हणून या ठिकाणी या धरणं निर्देशनामध्ये आहे. या ठिकाणी दिनेश घोळघाटे या ठिकाणी चेतावनी देऊ इच्छितो की 164 करोड रुपये जनधन योजनेच्या खातेधारकांचे त्यांनी कापण्यात आले. त्यांनी 15 लाख रुपये जे देण्याचं वचन केलं होतं ते तर देऊ शकले नाही, परंतु त्यांनी या गरिबांच्या खात्यातले 164 करोड रुपये देण्यात यावे. त्या पद्धतीने 351 लाख ज्या राशनधारकांच्या डाटा डिलीट करण्यात आला, उडवण्यात आला, त्या सर्व धारकांना त्यांचे धान्य करोना काळातलं निःशुल्क देण्यात यावं. आमचे देवराव पाटील यांच्या संपत्तीवर जे लोक लूट करण्याच्या मानसिकाने छळ करत आहेत त्यांना अटक करण्यात यावी, आणि गोदनीच्या बौद्धविहारामध्ये बौद्ध वंदना होणार नाही अशी भूमिका घेऊन खोटी तक्रार करणाऱ्या लोकांना त्वरित अटक करण्यात यावी. भारत सरकारने गौतम बुद्धाचा अशोक चक्र मान्य केलेला आहे, तेव्हा या सर्व गोष्टीवर शासनाने लक्ष देऊन अन्यायग्रस्तांना न्याय द्यावा अशी मागणी संयुक्त रिपब्लिकन पक्षातर्फे या आंदोलनामार्फत आम्ही मागणी करीत आहोत. जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक. सर एक फाइल देना प्लीज. सर आपके लिए कॉल है. सर वो फाइल दीजिए ना. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं,
तकलीफ बवासीर की है? अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, जहां आयुर्वेद तथा लेजर से उपचार होता है। ना कोई दर्द, ना कोई टाका, और हॉस्पिटल में ज्यादा दिन भी रुकने की आवश्यकता नहीं। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय एवं अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर प्रवीण साहवे व डॉक्टर पूजा साहवे द्वारा फिशर, भगंदर, बवासीर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार किया जाता है। तो आज ही मिलिए अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, कॉस्मेटिक तथा गायनाकोलॉजी सेंटर, श्री साईं राम अपार्टमेंट, रामेश्वरी चौक, नागपुर तथा लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल 9970743318 और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। बुल्डाना जिलाधिकारी कार्यालय के सामने वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से धरना आंदोलन किया गया था, जिसके चलते 21 नवंबर की आधी रात को जिलाधिकारी के आदेश पर कर्फ्यू लगाया गया था और इसीलिए पुलिस द्वारा आंदोलन वापस लेने को कहा। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने अपना आंदोलन जारी रखा और उन्होंने मांग की है कि इन मांगों को तत्काल पूरा किया जाए। बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या सन्माननीय अध्यक्षा सन्माननीय रेखाताई ठाकूर यांच्या आदेशान्वये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 22 तारखेला विविध मागण्याच्या अनुषंगाने राज्यव्यापी आंदोलन धरणे या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये होणार होते। त्याचाच एक भाग म्हणून वंचित बहुजन आघाडी बुलढाणा शाखेच्या वतीने, शहराच्या वतीने, जिल्ह्याच्या वतीने 3 दिवसापूर्वी प्रशासनाला रिसर अर्ज देऊन, निवेदन देऊन त्या ठिकाणी 22 तारखेच्या कार्यक्रमाची रिसर माहिती दिलेली आहे। या ठिकाणी सन्माननीय जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी एन रामास्वामी साहेब यांनी जमावबंदीचा 31 तारखेला रात्री 12ला आदेश लागू केला। या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकारी वतीने या जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष निलेश भाऊ जाधव असतील, या शहराचे शहराध्यक्ष मिलनजी वानखडे असतील व संपूर्ण टीम, आम्ही त्यांना विनंती केली की आम्ही सनदशाही लोकशाही मार्गाने या ठिकाणी आपल्याला सहकार्य करायला तयार आहे। आपण जी काही कारवाई करसाल त्या कारवाईला आम्ही सामोरं जायला तयार आहे। मात्र आमच्या ज्या मागण्या आहे, आमच्या ज्या काही भावना आहेत त्या राज्य सरकारपर्यंत पोचू द्या। आणि या अनुषंगाने आम्ही ज्यावेळेस जास्त कलेक्टर ऑफिसच्या आवारामध्ये निदर्शने केले, या ठिकाणी निदर्शने केल्यानंतर आम्ही त्यांना सहकार्य केलं। मात्र या ठिकाणी शहरचे जे ठाणेदार आहेत प्रदीपजी साळुंके साहेब यांनी आमच्या संविधानिक अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, असं आमच्या निदर्शनास आलं। आम्ही त्यांना विनंती केली की ठीक आहे, आपण जी काही कारवाई करसाल, आम्ही लोकसेवकाच्या आदेशाचे जर आम्ही अवैधन्य करत असेल तर आम्ही कारवाईला सामोरं जायला तर, मात्र आमच्या भावना या राज्य सरकारपर्यंत, या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यापर्यंत आम्हाला पोचू द्या, आम्हाला 4 लोकांना निवेदन देऊ द्या, असं आम्ही त्यांना विनंती केली। मात्र त्यांनी आमच्या विनंतीस मान न देता या ठिकाणी हे आंदोलन वंचित बहुजन आघाडीचं दडपण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे। म्हणून या ठिकाणी पुढील कारवाई करता त्यांनी आता आम्हाला त्यांच्या प्रिमायसेसमध्ये बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशनच्या आवारामध्ये आम्ही या ठिकाणी बसलेलो आहे आणि या ठिकाणी हे वंचित बहुजन आघाडीचं आंदोलन चिरडण्याचा प्रशासनाकडनं, सरकारकडनं प्रयत्न झालेला असं आमच्या निदर्शनास आलेलं आहे। श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी यांच्या नेतृत्वात, तसेच आमचे महाराष्ट्राच्या प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रेखाताई ठाकूर यांनी जे एक दिवसीय धरणे आंदोलन दिलेलं होतं, त्या धरणे आंदोलनाचं आम्ही बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये सुरुवात केलेली होती। परंतु इथले SP असो, जिल्हाधिकारी असो यांनी कालच रात्री 12 वाजता एक असा आदेश काढून 144 आदेश, जेणेकरून इथं जिल्ह्यामध्ये कुठलीही परिस्थिती तशी नसताना जेणेकरून या लोकांना त्रास कसा होईल, वंचित बहुजन आघाडीचे आंदोलन कसे चिरडले जाईल, यासाठी त्यांनी 144 रात्री 12 वाजता लागू केला। यासाठी मी सर्वप्रथम यांचा निषेध करतो आणि आमच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून जे मुस्लिम बांधवांचं शैक्षणिक 5% आरक्षण आहे, त्यानंतर पैगंबर मोहम्मद बिल असो, जे वंचित बहुजन आघाडीने या सरकारला दिलेलं आहे, ते सरकारने या अधिवेशनात ते मान्य केलं पाहिजे। तसेच हरिभक्त पारायण, कीर्तनकार महाराज यांना त्यांचं मानधन मिळालं पाहिजे, अशा विविध मागण्यांसाठी आम्ही आज लोकशाही मार्गाने धरणे आंदोलन करत होतो। परंतु इथले जे बुलढाण्याचे शहराचे ठाणेदार आहेत प्रदीपजी सोळंके यांनी एक प्रकारे तिथं हुकुमशाही प्रस्थापित करून दहशत निर्माण कशी होईल हे लक्ष केंद्रित करून आम्हाला तिथून उचलून गाडीत कोंबून एक प्रकारे लोकशाहीचा गडा घोटण्याचं काम केलं। त्यांचाही आम्ही निषेध करतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये लवकरच
हे पोलीस प्रशासन काय करत आहे, इथलं SP असो, कलेक्टर असो, त्याच्यानंतर ठाणेदार असो, जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेसाठी काय करतात हे आता जनतेसमोर आम्ही त्याचा चेहरा मोहरा आणू, एवढंच आपल्या माध्यमातून सांगतो. प्रशासनाचं करायचं काय, दलित प्रशासनाचं करायचं काय, या नादोड्या SPचं करायचं काय, या कारवाई करणाऱ्या शासनाचं करायचं काय. कल्याण डोंबिवली नगर निगम के चड्डी गैंग ने कल्याण में ऐतिहासिक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पार्क की जगह को स्मार्ट सिटी और आंदोलन के किले को खदान में नाम से हथियाने की योजना शुरू की है। इसीलिए इसके खिलाफ कल्याण की ससाने दादी सीधे भूख हड़ताल पर बैठ गई है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के चड्डी गैंग ने कल्याण में ऐतिहासिक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पार्क की जगह को स्मार्ट सिटी और आंदोलन के किले को खदान के नाम से हथियाने की योजना शुरू की है। साथ ही स्मार्ट सिटी कंपनी कल्याण डोंबिवली कमिश्नर सूर्यवंशी KDM की कपटी साजिश पर हजारों बहुजनों के विरोध के बाद चुप रहे। इसीलिए BASP लड़ाई में हम उनके साथ हैं। इस प्रकार की बात वरिष्ठ नेताओं द्वारा कही गई। 18 नवंबर को रेलवे द्वारा आयोजित LDCI की परीक्षा रद्द करके फिर से ली जाए, इस प्रकार की मांग सेंट्रल रेलवे ट्रैक मेटेबर यूनियन की ओर से सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों को निवेदन द्वारा की गई। मंडल सचिव सेंट्रल रेलवे नागपुर मंडल सत्येंद्र नाथ तिवारी CRT से मैं बोल रहा हूँ। और जो भी एग्ज़ाम 18 तारीख को हुआ है उसमें गदर हुआ है, और जब से ये हमारा DRM मैडम आई है तब से ज़्यादा गदर है। अभी मांग क्या? हमारी मांग ये है कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। जो भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आउट ऑफ सिलेबस से हैं। दूसरा बात, जो भी SC ST का जो ट्रेनिंग दिया गया था उस ट्रेनिंग के दौर उस ट्रेनिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए। अपने मोबाइल से ले लो। और इसमें दोनों यूनियन मिली हुई है और ये मिल करके दोनों यूनियन अपना सेटलमेंट कर रही है। यहाँ तक कि एग्ज़ाम हॉल में आपको CCTV कैमरा भी नहीं लगाया गया था। जो क्वेश्चन पेपर है वो सील नहीं थे, खुले हुए थे और झेरॉक्स थे, ओरिजिनल नहीं थे। और क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए हैं और ये हमारी मांग है कि यथाशीघ्र जितना जल्द हो सके इसको कैंसिल करके दोबारा डेट निकाला जाए। मेरा नाम उज्जवल कुमार है, सेंट्रल रेलवे ट्रैक मेंटेन यूनियन का मंडल अध्यक्ष हूँ। और मेन मुद्दा क्या है कि जो 18 तारीख एग्ज़ाम जो हुई है उसमें बहुत सारे धांधली होने के कारण और क्वेश्चन जो पूछा गया वो सिलेबस से बाहर पूछा गया और राजभाषा नियम का उल्लंघन किया गया, जो कि इंस्ट्रक्शन ओनली फॉर इंग्लिश में था। जबकि आज तक मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, आपने भी देखा होगा कि हिंदी और इंग्लिश साथ में आती है एग्ज़ाम, लेकिन वो इंग्लिश को अलग कर दिया गया और हिंदी को अलग कर दिया गया। इसमें बहुत हिंदी भाषी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभी DRM ऑफिस में आप निवेदन देने आए, क्या मांग है? हम लोग यही मांग है कि JEE कैंसिल जो उसको रद्द किया जाए, पुनः फिर से एग्ज़ाम लिया जाए उसमें। काहे कि उसमें ना डिसिप्लिन था, एग्जामिनेशन हॉल में लोग जैसे बकरी की तरह छाप रहे थे, लिख रहे थे एक दूसरे से, ना CCTV कैमरा थी, ना आंसर शीट पर किसी इन्विजिलेटर का साइन हुआ, ना हम लोग के सामने सील टूटा हुआ खुला हुआ मिला हम लोग के सामने। इसलिए सील पहले से टूटा हुआ था। उसके विरोध में हम लोग आए हैं कि हम लोग का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। और सिलेबस भी आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया गया है। जो SC ST एसोसिएशन है, SC ST जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग कराया गया था 1 महीना पहले एग्जाम से, तो उन लोग को भी ये मैथ रीजनिंग नहीं बताया गया। बोला कि ये क्वेश्चन नहीं आता, सिलेबस से बाहर है। अभी निवेदन दिए आपने, क्या आश्वासन मिला? अभी तो बोले कि देखता हूँ, अभी विचार करेंगे, ऐसा बोले उन्होंने। पूरे राज्य में ST कर्मियों का सम शुरू है। इस पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रायगढ़ में बयान दिया है कि एक ही मांग को लेकर बात नहीं हो सकती। पूरे राज्य में भी बहुत सारे कर्मी हैं।
साथ ही एसटी कर्मी के बाद दूसरे और कर्मी भी यह मांग को सामने लेकर आएंगे। इस प्रकार की बात अजित पवार ने कही। यानी उनका जो कहना है कि विलीनीकरण करना चाहिए, ऐसा एक ही इशू लेके बात नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत उन्होंने भी सुनना पड़ेगा। और एक है, ये खाली एसटी का है क्या, अपने महाराष्ट्र में अनेक बाकी के भी लोग काम करते, सभी जगह से ये डिमांड हो सकती है। इतना सही है कि उनको ठीक तरह से तनख्वाह मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, उनका जो भी फैमिली रहती है कि उनका भी ठीक ठाक उनका एजुकेशन हो या उनकी सब जिम्मेवारी हो वो ठीक तरह से निभा सके, ऐसा उनका कहना है, वो सही है। कोल्हापुर में भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष समरजित गाडगे ने पत्र परिषद लेते हुए राज्य सरकार पर कड़ी निंदा की कि मागास आयोग स्थापना करके 9 महीने हो गए, फिर भी उनकी एक बैठक नहीं हुई और राज्य सरकार भी इस बारे में गंभीर नहीं है। इसीलिए महाविकास आघाड़ी सरकार को मराठा समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ जाएगा। इस प्रकार की बात जिल्हाध्यक्ष समरजित गाडगे ने कही। एक पण मीटिंग झाली का बघा, मागच्या सरकारमध्ये मागास आयोगाची प्रत्येक मीटिंग मीडियाने कव्हर केली, इफ आय एम नॉट रॉंग, प्रत्येक मीटिंग कव्हर केली। आज तुम्ही एक ही मीटिंग कव्हर करू शकला नाही, तर एक ही मीटिंग झाली नाही। एक मीटिंग का झाली नाहीये, तर मागास आयोगाने म्हटलं की आम्हाला सर्वे करण्यासाठी आणि तो मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करण्यासाठी जो सर्वे करायला लागणार, जो अहवाल त्याला फंड द्या, 1 रुपयाचा फंड मागास आयोग दिला नाही। फंड सोडा, आज त्यांना मीटिंग घ्यायला जागा पण नाहीये आणि 9 महिने झाले मागास आयोगाचा एकही मीटिंग झाली नाहीये। जे भोसले कमिशन त्यांनी स्थापन केलं, त्या भोसले कमिशनच्या कंक्लुजन मध्ये लिहिलेलं आहे की मागास आयोग स्थापन करा, मागास आयोगाने काम सुरू केलं पाहिजे, ज्याच्यामध्ये मराठा समाज मागास आहे आणि 50%च्या वरती आरक्षण देण्याच्या इंदिरा स्वानी जजमेंटच्या बेसिसवर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टन्सेस आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी अहवाल परत तयार करा, याची कुठलीच मूवमेंट नाहीये। आणि मी स्वतः जिल्हाध्यक्ष म्हणून, बहुजन समाजाचा घटक म्हणून, शाहू महाराजांचं जनक घराणं म्हणून स्पष्ट आरोप करतो की महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची माफी मागितली पाहिजे। महाविकास आघाडीने मराठा समाजाची फसवणूक केलेली आहे आणि तातडीने येत्या काळामध्ये या मागास आयोगाचं काम सुरू केलं पाहिजे। प्रत्येक गोष्ट केंद्राकडे बोट टाकून चालणार नाही, नाहीतर येत्या काळामध्ये मराठा समाजाचं आक्रोशाला सामोरे जावं लागेल। मीटिंगा झाल्या आहेत, घोषणा झाल्या आहेत, पण पूर्णपणे ज्या समाजाच्या ताकदीवर सत्तेत आले त्या समाजालाच दिशाभूल केलेला आहे आणि विनाकारण अशा काही गोष्टी करायच्या ज्याच्यामध्ये समाजामध्ये भांडण होईल, असं काय तर दाखवायचं की ओबीसीचं काढून आम्ही मराठाने देतोय म्हणजे मराठाने ओबीसी मध्ये भांडण होईल, या सगळ्या गोष्टी वेगळ्या आहेत। ज्या कमिटमेंट झाल्यात आणि मराठा आरक्षण येत्या काळामध्ये मिळवायचं असेल तर मागास आयोग तातडीने त्याच्या कामं सुरू व्हायला पाहिजे आणि तोपर्यंत मराठा समाजाने ह्या सवलती मिळाल्या पाहिजे। त्या अनुषंगाने आजची मी प्रेस घेतलीये आणि त्यासाठी जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। सर एक फाइल देना प्लीज। सर आपके लिए कॉल है। सर वो फाइल दीजिए ना। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, जहां आयुर्वेद तथा लेजर से उपचार होता है, ना कोई दर्द ना कोई टाका और हॉस्पिटल में ज्यादा दिन भी रुकने की आवश्यकता नहीं। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय एवं अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर प्रवीण साहवे व डॉक्टर पूजा साहवे द्वारा फिशर, भगंदर, बवासीर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार किया जाता है। तो आज ही मिलिए अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, कॉस्मेटिक तथा
तथा गायनाकोलॉजी सेंटर श्री साईं राम अपार्टमेंट रामेश्वरी चौक नागपुर तथा लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड नागपुर। कॉल 9970743318 और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। केंद्र सरकार द्वारा देश में स्वच्छता एवं महिला सशक्तिकरण के लिए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और इन पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। फिर भी राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार की अनदेखी की वजह से जिले में स्वच्छता के 3 तारे बज गए हैं। इसीलिए विधायक डॉक्टर रामदास आंबेडकर ने सेलू के महिला बाल विकास प्रकल्प कार्यालय के अचोक मुआवने खुलकर सामने आए हैं। एक तो महिला बाल कल्याण और महिला विकास का जो काम देश में चल रहा है, उसमें केंद्र सरकार के भरसक प्रयासों से आज देश के निचले स्तर तक यानी आखिरी आदमी तक ये सब विषय पहुंचना चाहिए, ऐसे हमारी अवधारणा है। लेकिन अपने वर्धा जिले के एक सेलू तालुका में महिला बाल कल्याण विभाग में हमने भेंट दी। थोड़ी चर्चा भी हमारे ऊपर यहाँ चल रही थी कि वहाँ का सेंटर बराबर चल नहीं रहा है और वहाँ व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। प्रत्यक्ष जब हम गए उस समय वहाँ महिलाओं के लिए केवल स्वच्छता गृह या उनकी दिन भर की जो चर्या रहती है उसमें उनको जाने के लिए यानी फ्रेश होने के लिए या प्रसाधन यूज करने के लिए वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक वहाँ की खामी ध्यान में आई। हमने जब देखा प्रत्यक्ष रूप में जाके तो वहाँ ऑफिस में केवल 5-6 महिलाएं काम करती है। महिलाओं के लिए भी ये यूज़ करने के लिए वहाँ टॉयलेट नहीं है या इस प्रकार की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो हमने पूछा आप कहाँ जाते हैं फिर? तो महिलाओं को 7-8 घंटे 8-8 घंटे रुकना पड़ता है। एक तो घर से वो करके आए ये सब विधि या जाने के बाद करें। तो एक बात तो ध्यान में आई कि ये तो करेंगे, लेकिन ग्रामीण भागों से जो बचत गढ़ों की महिलाएं हैं, ये महिला सशक्तिकरण का दौर जो चल रहा है उसमें काम करने वाली महिला है, करीबन 300-400 महिला वहाँ उस ऑफिस में आती है। तो इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था यानी नाम से केवल महिला सशक्तिकरण और बाल विकास का डंका बज रहा है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें किसी भी प्रकार की सावधानता बरत नहीं रही है और ये सब महिलाओं को ही झेलना पड़ रहा है। ये सबसे यानी दुर्दैवी बात है। इसलिए हमने वहाँ जाके जब देखा तो महिलाओं की स्थिति ध्यान में आई। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि महाराष्ट्र के सभी कोने कोने में इस प्रकार के सेंटर होंगे। आज एक सेंटर में हम गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बाल विकास या महिला कल्याण इस विषय में काम करने वाला जो वर्ग है उनके बारे में जो आज 2 घंटे 1 घंटा भी रुक भी नहीं सकती महिलाएं। उसके पीछे की साइड जो है, उसी बिल्डिंग के पीछे की साइड, वहाँ तो अभी घास उगी है, वृक्ष लगे हैं और वहाँ जाने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता, इतनी वहाँ सब प्रकार की अवस्था है। बाथरूम नहीं है, वहाँ शौचालय नहीं है और कुछ भी नहीं है। केवल ये लोग उदासीन बैठे रहते हैं और लेकिन लोग आते हैं, उनका काम तो होते ही है। वो ग्रामीण इलाके से सब महिलाएं आती है और वो कैसे भी करके जहाँ भी जगह मिले और वो अपनी सुरक्षितता देख के वो इस प्रकार का कारोबार वहाँ चल रहा है। तो ये बहुत गलत बात है और ये भर्त्सनीय है, निषेधात्मक है। 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अभिवादन करने वाले सभी अनुयायी को भीम आर्मी की ओर से चुनौती दी जा रही है कि सही मायने में अभिवादन जब होगा जब हम एक किताब और एक कलम लाएंगे, तब ही सही मायने में अभिवादन होगा। इस प्रकार की बात कोर कमेटी के प्रमुख राजू झन के द्वारा कही गई।
संविधान निर्माता महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी महापरिनिर्वाण दिन पर उनको विनम्र अभिवादन। सभी साथियों को, माँ बहनों को, उपासक उपासियों को, सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, 6 दिसंबर यह दिन देश के लिए, तमाम दलित शोषित पीड़ित वर्ग के लिए बहुत ही दुख का दिन है। इस दिन हम उत्सव नहीं मनाते। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया, इस देश को संजोए रखा, एक धागों में संजोए रखा। ऐसे महामानव का महापरिनिर्वाण दिन 6 दिसंबर के दिन आता है। पूरे देश भर में उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले सभी लोग उनको विनम्र अभिवादन करते हैं। हार, फूल, पुष्पमाला, पुष्पगुच्छ, मोमबत्ती, अगरबत्ती लगाकर उनको नमन करते हैं। साथियों, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन काल में इतनी पढ़ाई की, अपना पूरा ज़्यादा से ज़्यादा जीवन शिक्षण में बिताया, एजुकेशन में बिताया। उनका मानना था कि आदमी अपने आखिरी सांस तक विद्यार्थी रहता है और वो अपने अंतिम सांस तक पढ़ते रहे। बहुत सारी डिग्रियां उन्होंने हासिल की कोलंबिया विद्यापीठ में। उनका स्टैचू लगा हुआ है। ये भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो 6 दिसंबर को हम बड़े पैमाने पर दादर चैत्य भूमि जाते हैं, जो हमारी ऊर्जा भूमि है। नागपुर में दीक्षा भूमि जाते हैं, वहाँ पर महामानव को नमन करते हैं। हार, फूल, मोमबत्ती, अगरबत्तियाँ लगाते हैं। चैत्य भूमि पर हार, फूल, मोमबत्तियाँ लगाते हैं। जहाँ जहाँ पर बाबा साहब महामानव के पुतले हैं, जहाँ जहाँ पर उद्यान बनाया गया है, गार्डन बनाया गया है, वहाँ बाबा साहब के जो स्टैचू हैं वहाँ पर लोग बड़े श्रद्धा भाव से जाकर। तो 2015 से एक अभियान हमने शुरू किया, जिसे एक नोटबुक एक पेन अभियान के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हुए हमारे लाखों साथी जहाँ कहीं भी है, 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब को अभिवादन करते वक्त हार फूल तो चढ़ाए, लेकिन वो मात्रा बहुत कम हो। लेकिन उसके साथ साथ एक नोटबुक और एक पेन बाबा साहब के प्रति अर्पण करने के लिए ज़रूर लेके जाए। जहाँ कहीं भी बाबा साहब का स्टैचू जहाँ अभिवादन करने जाते हैं, वहाँ की जो मंडल होगी, पार्टी रहेगी, जो आयोजक समिति है, ऐसे लोगों का ये काम है, लोगों को आह्वान करे हार, फूल, मोमबत्ती, अगरबत्ती के बजाय नोटबुक और पेन लेकर आए। और स्कूली छात्रों के अगर किताबें लेकर आए, अपने पास अगर नई किताबें हैं, पुरानी किताबें, किताब बाबा साहब के प्रति चरणों में अर्पण करें। नोटबुक हो, पेन हो, कंपास हो, बच्चे लोग का जो है, बच्चे लोग को स्कूलों में जो चीज़ लगती है, दफ्तर लगता है, तो ऐसी चीज़ें बाबा साहब के चरणों में अर्पित करें, तो वो सही मायने में बाबा साहब को मान वंदना होगी, अभिवादन होगा। ये हमारा मानना है। इसलिए मराठी में जिसे कहते हैं नको फुले नको हार, महामानवाच्या चरणी वाहूया एक वही एक पेनचा उपहार, ये अभियान 2015 से हमने चलाया। 2015 में चला, 2016 में चला, 17 में चला, 18 में चला। साथियों, 19 और 20 में चल नहीं पाया क्योंकि ये लास्ट टाइम 2 साल पहले कोरोना की वजह से 2 सालों में ये हम नहीं कर पाए। इसका लोगों को भी बहुत दुख है। हम महामानव का अभिवादन नहीं कर पाए। चैत्य भूमि पर, दीक्षा भूमि पर सभी बंद थी।
एक साल में तो बहुत बाढ़ आई चैत्य भूमि पर 6 दिसंबर के दिन बहुत सारी तूफ़ानी बारिश हो गई, तब भी बहुत दिक्कतें आई थी। तो इस साल कोरोना का कहर कम हो गया है, लाखों की तादाद में लोग चैत्य भूमि आने वाले, दादा बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए दीक्षा भूमि जाने वाले हैं। जो लोग इस जगह नहीं आ पाते वो अपने अपने जगह पर बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। तो इस साल आप चैत्य भूमि जाओगे या फिर दीक्षा भूमि जाओगे, बाबा साहब के जहाँ जहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम मीडिया न्यूज़।